नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस क्लासेस में। हम एक बार फिर प्रस्तुत हैं अपने साप्ताहिक सर्वेक्षण के साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के। और ये घटनाक्रम का सर्वेक्षण हम आपके लिए विशेष रूप से संकलित संपादित करते हैं ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर देने में सहायता हो, और हमारी यह भी आशा रहती है कि आप इसको रोचक भी पाएंगे। पिछले सप्ताह के घटनाक्रम में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। आने वाले हफ्तों में ही नहीं, महीनों और वर्षों में भी कई नए संकट स्थल उभर रहे हैं। पिछले सप्ताह जिस घटना ने विश्व समुदाय को सबसे अधिक आशंकित और चिंतित किया वो अर्मानिया और अजरबैजान के बीच युद्ध का विस्फोट था। अब अजरबैजान और अर्मानिया दो छोटे छोटे गणराज्य हैं मध्य एशिया में। कभी ये सदस्य हुआ करते थे सोवियत साम्राज्य का, उसके बाद ये कमोबेश इनको आज़ादी मिल गई है। और ये दो जब तक सोवियत संघ के सदस्य थे आपस में इस बैरभाव से नहीं रहते थे, इनके बीच तनाव रहता था, मगर कमोबेश उस तनाव का नियंत्रण राजनयिक के द्वारा किया जा सकता था। अब इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका विश्लेषण करने के लिए इतिहास के पन्ने पलटना ज़रूरी है। जार शाही के दिनों में ये दोनों रूसी जार के साम्राज्य के हिस्से थे। जब बोल्शेविक क्रांति संपन्न हुई रूस में तो उन्होंने इन दो गणराज्यों को आज़ादी दे दी, इन्हें गणराज्य के रूप में स्वीकार कर लिया, मगर इनकी आज़ादी संकुचित थी क्योंकि ये सोवियत संघ के सदस्य बन गए थे। कहने को ये आज़ाद थे पर इनके ऊपर नियंत्रण मॉस्को का था। अब स्टालिन जो खुद जॉर्जिया में जन्मे थे, बिल्कुल जिसकी सरहद अर्मेनिया अजरबैजान से लगभग जुड़ती है, अर्मीनिया से तो जुड़ती ही है, अजरबैजान के बहुत निकट है, उन्होंने इन गणराज्यों को, जिनमें से एक अर्मेनिया जिसकी आबादी ईसाई बहुल है और अजरबैजान जिसकी आबादी मुसलमान बहुल है, उन दोनों को संतुलित करने के लिए नागोर्नो कराबाख नाम का जो एक इलाका था उसको एक एन्क्लेव के रूप में, एक द्वीप के रूप में अजरबैजान के बीच में स्थापित कर दिया। और ये अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है। आज भी अधिकांश लोग इसे मान्यता देते हैं संप्रभु अजरबैजानी गणराज्य के हिस्से के रूप में। मगर यहाँ की आबादी जो ईसाई बहुल है उसको एक संपर्क के लिए एक सकरा सा गलियारा मिलता है अर्मेनिया तक पहुंचने का, और उस मार्ग से अर्मेनिया यहाँ के ईसाई भाई बिरादरों को सहायता पहुंचाता रह सकता है, उनमें एक तरह का अलगाववाद प्रेरित कर सकता है। मगर कहीं न कहीं अर्मेनियों की एक शिकायत जायज़ है कि वर्षों से, सदियों से इस्लामी आक्रमणकारी और शासक उनका उत्पीड़न करते रहे हैं। ये एक सभ्यताओं की भिड़ंत ईसाइयत बनाम इस्लाम की है। वंशनाशक हिंसा का सामना करना पड़ा है अर्मीनियाओं को। आज से करीब 500 साल पहले कुछ अर्मीनियाई इस वंशनाशक अत्याचार से उत्पीड़ित होने के बाद भारत तक पहुंचे थे और बसे थे। कलकत्ता में एक सड़क का नाम अर्मीनियन स्ट्रीट है, और आज भी बंगाल के कुछ खाने की कुछ चीज़ों में अर्मीनियाई खानों का प्रभाव देखने को मिलता है। मगर ये जो अर्मीनियाई शिकायत है वंशनाशक हिंसा की, उत्पीड़न की, और एक से अधिक बार जिसे पोग्रोम वो कहते हैं उनके खिलाफ संचालित किया गया है, वो कहीं न कहीं उनकी शिकायत को तर्कसंगत बनाता है कि क्यों यह इलाका जो ईसाई बहुल आबादी वाला था अजरबैजान में शामिल किया गया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इन दोनों गणराज्यों के लिए ये है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये दोनों गणराज्य फिर से एक तरह से जब स्वायत्त और आज़ाद हुए तो इनके बीच का बैरभाव तब स्पष्ट होने लगा, क्योंकि 1990 से आज तक लगभग 35-40 वर्ष का अंतराल वो है जब सारी दुनिया ये तो स्वीकार करती है कि नगोर्नो कराबाख का जो इलाका है वो अजरबैजान की प्रभुसत्ता वाले क्षेत्र का हिस्सा है, मगर अर्मीनिया ही वहाँ जो रहते हैं वो इस अपना शासन स्वायत्त स्वाधीन रूप से करते रहे हैं और वो स्वीकार नहीं करते हैं आधिपत्य को अजरबैजानियों के। अब ये तो एक पक्ष है। अब ये स्टालिन ने किस धूर्तता से नगोर्नो कराबाख के इलाके को स्थापित किया था एक द्वीप के रूप में अजरबैजान के भीतर, मुसलमानों को संतुलित करने के लिए ईसाइयों से। स्वयं उनका ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं था, स्वयं वो साम्यवादी थे, नास्तिक थे, जॉर्जिया के मूल रहने वाले थे। मगर हाल के पुतिन के संवैधानिक संशोधनों को यदि आप याद करें तो उसमें रूस की सांस्कृतिक मूल्यों में एक बुनियादी मूल
ईसाइयत को भी माना गया है। तो कहीं ना कहीं रूस की सहानुभूति न सही मगर रूस की एक संवेदना अर्मीनिया के ईसाइयों के साथ हो सकती है। एक और विचित्र बात है विडंबना कि रूस ने एक सैनिक संधि भी की है अर्मानियों के साथ, जिसमें यदि कोई अर्मीनिया पर हमला करता है तो उसकी रक्षा के लिए सोवियत युग से जो परंपरा चली आ रही है, मॉस्को की सर्वशक्तिमान सत्ता यानी पुतिन आज के रूस के हस्तक्षेप करेंगे। अब दिक्कत यह है कि जिसके विपक्ष में वो हस्तक्षेप करेंगे वह उसके साथ भी गणराज्य के साथ पुतिन के रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं। लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर के कीमत के हथियार रूस प्रतिवर्ष बेचता है अजरबैजान को, और आज जो हिंसा भड़की है, आज जो युद्ध छिड़ा है, उसमें इन हथियारों का प्रयोग अजरबैजानी कर रहे हैं, उन हथियारों के साथ जो उन्होंने इजराइल से खरीदे हैं, उन हथियारों के साथ जो उन्हें तुर्की से सहायता में मिले हैं। तुर्की ने बिल्कुल दो टूक ये बात कही है कि अजरबैजान के लोग हमारे इस्लामी बिरादर हैं, हम उनकी रक्षा के लिए जो कुछ हमसे संभव होगा करेंगे, वो हमारे भाई हैं, बल्कि हम उन्हें तुर्की मानते हैं। हम ये मानते हैं कि तुर्की और अजरबैजान 2 देश हैं मगर राष्ट्र ये एक है। और हम इस बात को न भूलें कि आज जो तुर्की के नेता हैं एर्डोगान, उनके तेवर कुछ ये हैं कि वो तुर्की को वो पुरानी प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं जो खिलाफत के ज़माने में उनके पास थी, जो कुस्तुनतुनिया के साम्राज्य के दिनों में थी, और वो उस साम्राज्य को बिल्कुल उत्तरी अफ्रीका के छोर से पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर मध्य एशिया तक पहुंचाना चाहते हैं, जहां तक तुर्की की सल्तनत, तुर्की की खिलाफत को बाकी सारे सुल्तान स्वीकार करते थे और उनको वैधानिक सत्ता पर मुहर तुर्की ही लगाया करता था। और तुर्की का जो सांस्कृतिक महत्व था इस्लामी जगत में, उसको भी वो पुनर्प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। मगर उनके जो तेवर हैं वो आधुनिकीकरण वाले नहीं हैं, उनके तेवर इस्लामी कट्टरपंथी वाले हैं। और जिस तरह की हिंसा का प्रयोग उन्होंने अपने कुर्द नागरिकों के विरुद्ध किया है, और जैसी उनकी मुठभेड़ की मुद्रा लीबिया से लेकर, सीरिया से लेकर ग्रीस और साइप्रस के मामले में रही है, मिस्र के साथ उनकी मुठभेड़ की मुद्रा है, उसको देखकर लगता है कि तुर्की का एक आक्रामक विस्तारवाद है जिसका प्रभाव हमको इस संग्राम में देखने को मिल रहा है। अब ये तो एक पक्ष है। अब इस पक्ष के साथ एक जुड़ा और पक्ष है, इस लड़ाई का एक और पेचीदा पक्ष है, वो है चीन पाकिस्तान तुर्की तिकड़ी, जिसे CPT नाम दिया जा रहा है, जो निश्चित रूप से एक ऐसी धुरी है जो भारत के राष्ट्रीय हित के विरुद्ध ही काम करती नजर आ रही है। और इस समय कम से कम ये लग रहा है कि फिलहाल पुतिन सीधा हस्तक्षेप करने की उतावली नहीं कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या होगा, और उसके बाद शायद वो ये दबाव तुर्की पर डालेंगे कि भैया आपको थोड़ा संयम बरतना चाहिए। अब तक रूस ने संयम बरता है, जब तुर्की ने उनके लड़ाकू जहाज को मार गिराया है, कुछ जो रूसी भाड़े के सैनिक वहाँ लड़ रहे हैं सीरिया और लीबिया में, उनको जब मारा गया है तो रूस ने उसे भी बर्दाश्त किया है। मगर कहीं ना कहीं पुतिन के संयम की भी हद होगी। यदि पुतिन सीधा हस्तक्षेप इस संग्राम में नहीं करते तो उनकी छवि भी थोड़ी धूमिल होगी और पूरे विश्व में ये संदेश जाएगा कि रूस आज एक ऐसी शक्ति नहीं जिसने भले ही क्रीमिया को हस्तक्षेप से अपने में मिला लिया हो, वो अपने पड़ोस में ऐसा करने में असमर्थ है। तीसरी पेचीदगी जो इस संग्राम के साथ है वो विश्व की ऊर्जा सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। ये दक्षिणी कॉकेशस का जो इलाका है, यहीं से जो ऊर्जा संसाधन है रूस के विपुल तेल और गैस के, वो पश्चिमी यूरोप तक पहुंचते हैं। वो जो पाइपलाइंस हैं जो भूमिगत हैं या समुद्र तक पहुंचाती हैं, वो इसी मार्ग से जाती हैं। तो यदि, और अजरबैजान खुद अपने आप में एक तेल उत्पादक देश है, तो यदि अजरबैजान पर एक इस्लामी कट्टरपंथी प्रभाव आता है तो रूस उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मार्ग है उसके तेल और गैस का यूरोप तक पहुंचने का, वो बाधित हो सकता है। हम इस बात को भी नहीं भूल सकते हैं कि ये इलाका जुड़ा हुआ है रूस के उस हिस्से से, उन गणराज्यों से जो दागिस्तान और चेचनिया के हैं, जहां कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद पनप रहा था, जिसने मॉस्को तक में हमला किया था। पुतिन ने बहुत बलपूर्वक निर्ममता से उसका दमन किया है और हाल फिलहाल वहां आतंकवाद नहीं है, मगर उस आतंकवाद के दमन के लिए वहां एक दूसरी कट्टर मानवाधिकार विरोधी तानाशाही पनपाने के लिए पुतिन विवश रहे हैं। वो पुतिन को अपना सर्वोच्च नेता मानते हैं, मगर मन ही मन में वहां की इस्लामी बहु आबादी में भी वो उस तरह के असंतोष का बीज पनप रहे हैं। यदि तुर्की का प्रभाव अजरबैजान में बढ़ता है तो दागिस्तान और चेचनिया उससे अप्रभावित नहीं रह सकते। और यदि आप जनतांत्रिक आत्मनिर्भरता, आत्म निर्णय की बात करते हैं तो वो भी पुतिन के लिए खतरनाक है, क्योंकि इसी तरह की मांग
तानाशाही के खिलाफ, एक दल की राजनीति के खिलाफ पूर्वी यूरोप के और देशों में भी मुखर हो सकती है, जिसका सामना बेलारूस में हाल फिलहाल पुतिन को करना पड़ रहा है। मगर ये समस्या आज भी रहती है। जब 2016 में एक 4 दिन का युद्ध इन्हीं 2 देशों के बीच में हुआ था, तब शांति की पुनर्स्थापना हो सकी थी, युद्ध विराम हो सका था कि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में फ्रांस, तुर्की, बेलारूस और रूस के नेताओं ने ये मध्यस्थता करके इस बात को संभव कर दिखाया था। मगर इन 4 वर्षों में संसार काफी बदल चुका है। तुर्की के तेवर बेहद आक्रामक हैं। तुर्की, फ्रांस, मिस्र, साइप्रस सबसे भिड़ने को तैयार है और कहीं ना कहीं वो अपने को दिखा रहा है कि वो सारे संकटग्रस्त मुसलमानों का नेतृत्व करने में समर्थ है। और तुर्की के कारण जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, उसमें सारे देश एकजुट हो गए हैं। उसमें शिया ईरान भी है, उसमें सुन्नी सऊदी अरब भी है। और उसमें अगर सब लोग मिलकर साथ देते हैं अजरबैजान का, तो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है कि ये उस भूभाग में हो रहा है जो भू राजनीतिक दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जहां ईरान है, जहां अस्थिर अफगानिस्तान है, जहां लगभग असफल राष्ट्र आतंकवाद को शरण देने वाला पाकिस्तान है, जो बिल्कुल चीन की गोद में बैठा है। और ये वो पूरा इलाका है तुर्की का और पाकिस्तान का जो चीन के वन बेल्ट वन रोड के लिए संदर्भ में उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम बहुत कुछ कर सकने की स्थिति में वहां नहीं है और न शायद हमको इस तरह की कोई महत्वाकांक्षा पालनी चाहिए कि हम किसी ऐसे दलदल में फंसे। मगर हमको काफ़ी सतर्कता से ये निरीक्षण करना पड़ेगा कि इस घटनाक्रम का आने वाले दिनों में क्या विकास होता है और क्या प्रभाव इसका हमारे ऊपर पड़ सकता है। जब दुनिया का ध्यान अटका था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष में, तो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से बहुत दूर दुनिया के किसी दूसरे दूर दराज कोने में भी एक संकट स्थली नई पनप रही थी। और यह संकट स्थली थी प्रशांत महासागर का वो हिस्सा जहां बड़े राज्य तो हैं ही नहीं, छोटे छोटे राई रत्ती जैसे राज्य हैं जिनको यदि आप ढूंढने की कोशिश किसी बहुत बड़े नक्शे पर भी करें तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इनको अंग्रेजी में माइक्रो स्टेट्स कहते हैं। और ये जो माइक्रो स्टेट्स हैं, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं, नाउरू शरीक जिनकी आबादी 10,000 है कुल, और जिनका कुल जो वर्ग क्षेत्रफल है वो करीब 10 वर्ग किलोमीटर ही है। और वहाँ एक हवाई पट्टी है, एक राजमार्ग है। उनके निर्यात का एकमात्र साधन वहाँ जो फॉस्फेट है, जो चिड़ियाओं की बीट से जमा होता है, वो है। और उसके बारे में मजाक ये है कि जब ये फॉस्फेट का निर्यात करते हैं तो उससे जो कमाई होती है उससे मिट्टी का आयात करते हैं ताकि इनका द्वीप, जो छोटा सा सूक्ष्म द्वीप है, वो बचा रह सके। ये इस बात को आप अलग लें। मगर यहाँ जो छोटे छोटे राज्य हैं, उनमें राज्य हैं और कुछ क्षेत्र हैं। और ये परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय कानून में बड़ी विचित्र है कि कंट्रीज एंड टेरिटरीज, क्योंकि जो जो क्षेत्र हैं, ये जो भूभाग हैं, ये लगभग उपनिवेशी हैं आज भी। इनके बारे में चूंकि इतना सूक्ष्म इनका आकार है, इनकी आबादी इतनी कम है, ये दुनिया में इतने दूर दराज संसार की प्रमुख राजधानियों से हैं कि हमारा ध्यान इनकी ओर जाता ही नहीं है। हम भूल जाते हैं कि उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद भी ये क्षेत्र, ये भूभाग ऐसे हैं जो उपनिवेशी हैं। इसमें आप कल्पना करें कि एक न्यूली नामक क्षेत्र है जिसकी आबादी 1500-1600 है। अब उसके यहाँ जो एकमात्र कमाई का साधन है वो फ्रांस उसे प्रतिवर्ष करीब 1.5 अरब यूरो देता है, जिसमें उसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद और उसका राष्ट्रीय खर्चा चलता है। मगर यहाँ निकल बड़ी मात्रा में मिलता है और इस निकल का निर्यात होता है चीन को। और चीन से हाल के वर्षों में इस क्षेत्र की जो कमाई होती है वो लगभग 1.25 अरब यूरो के बराबर पहुंच चुकी है। तो निश्चित रूप से ये फ्रांस के लिए अब चिंता का विषय है कि ये क्षेत्र जो अब तक उसका उपनिवेश था, उसकी पकड़ से, उसकी पहुंच से बाहर जा रहा है। इससे भी विचित्र आप कल्पना कर सकते हैं, एक क्षेत्र है जिसका नाम है न्यू कैलेडोनिया, जहां अगले हफ्ते ये जनमत संग्रह होने जा रहा है कि वो फ्रांस का हिस्सा रहना चाहता है या एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में अब उभरना चाहता है। मगर जब तक आप ऑस्ट्रेलिया का या न्यूजीलैंड का हिस्सा बने रहने को तैयार हैं तो आपकी स्वतंत्रता एक छलावा है, क्योंकि आपकी विदेश नीति, आपकी रक्षा नीति, आपकी आर्थिक नीति सब कुछ उस अन्नदाता पर निर्भर करती है जो कभी आपका गौरांग औपनिवेशिक महाप्रभु था। इसी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आपको अमेरिकी समोआ मिलता है, अमेरिका का वायुसेना का अड्डा गुआम मिलता है, आपको मार्शल आइलैंड मिलते हैं, सोलोमन आइलैंड मिलते हैं, संघीय राज्य माइक्रोनेशिया के मिलते हैं, फिजी है जिसके साथ कभी भारत के रिश्ते बहुत करीबी हुआ करते थे,
क्योंकि अंग्रेजी औपनिवेशिक शासनकाल में लाखों की तादाद में भारतीय मजदूर, बंधुआ मजदूर वहाँ ले जाए गए थे और एक समय वहाँ की आबादी का लगभग 45% हिस्सा भारतीयों का था, जो बड़े उद्यमी थे, सफल थे और वो ईख के बागानों में खटे थे। उन्होंने उन सब रोगों से पीड़ित रहे थे जिनसे वहाँ की स्थानीय जनता रहती है। मगर एक दुष्प्रचार जो पुराने औपनिवेशिक शासकों ने भारत के विरुद्ध वहाँ किया, उसका प्रभाव ये हुआ कि वहाँ के स्थानीय आदिवासी लोगों को लगा कि भारतीय उनका शोषण उत्पीड़न करते हैं और फिर भारत के प्रति एक ऐसा वैमनस्य कलह की भावना वहाँ पैदा हुई कि भारतीय राजदूत को एक बार वहाँ से वापस बुलाने की मांग वहाँ के स्थानीय शासकों ने की। तब से अब तक भारत अपना प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, वो पुराना सद्भाव वहाँ पुनर्स्थापित करने में असफल रहा है। अब हमारे लिए इन सारी चीज़ों का चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि अब अगर न्यू कैलेडोनिया में ये योजना थी कि वो तय करे कि वो न्यूजीलैंड के साथ रहना चाहता है और हर 2 वर्ष के अंतराल पर एक जनमत संग्रह होना था 3 बार 6 वर्षों के भीतर। पिछले जनमत संग्रह में जो 2 वर्ष पहले हुआ था, उन्होंने अधिकांश जनता ने 57% ने एक विचार व्यक्त किया था वो न्यूजीलैंड के साथ ही रहना चाहते हैं। मगर तब से अब तक काफ़ी स्थितियां बदल चुकी हैं और लोगों को लगता है कि चीन के प्रचार के कारण वहाँ असंतोष गोरों के प्रति, उपनिवेशवादियों के प्रति बढ़ा है और इसकी संभावना है कि इस बार के जनमत में कुछ और फैसले नजर आए। यदि इस बार भी वो न्यूजीलैंड के साथ रहना स्वीकार करते हैं तब भी एक जनमत संग्रह 2 वर्ष बाद बचा रहेगा और ये स्थिति न्यूजीलैंड के लिए थोड़ी असमंजस में डालने वाली होगी। अब मज़ेदार बात यह है कि इसी क्षेत्र में पापुआ और न्यू गिनी नाम का एक राज्य है जिसकी आबादी न्यूजीलैंड की आबादी से कहीं ज़्यादा है। अब वो देश मगर चूंकि बहुत विकसित नहीं है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की तरह एक विकसित देश है, गोरों का देश है, तो उनको लगता है कि ये जो हमारे पड़ोस के देश हैं, यदि ये स्वाधीन भी होते हैं, यदि इनके साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहते हैं तो इनकी अर्थव्यवस्था का लाभ हम उठा सकते हैं, इनके प्राकृतिक संसाधनों का लाभ हम उठा सकते हैं। और ये भी तर्कसंगत बात है कि यदि इन देशों में वास्तव में जनतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली होती है, समतापूर्ण अर्थव्यवस्था होती है, तो इनको भी शायद पड़ोस के कारण जो सबसे अच्छी साझेदारी मिलेगी वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ही मिलेगी। मगर इस बात को अनदेखा करना भी बड़ा कठिन है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक नस्लवादी गौरांग महाप्रभुओं का अहंकार है जो बारंबार प्रदर्शित होता है और वो स्वयं दंडद्वीप होने के बावजूद ये समझते हैं कि ये उनके भी दंडद्वीप थे और यहाँ की जो आदिवासी जनता है वो बिल्कुल अपना मार्ग नहीं चुन सकती, उनका हाथ पकड़कर रास्ता दिखाने वाले हम ही आज हैं। अब कुछ दिन पहले ये प्रवृत्ति देखने को मिली थी जब किरिबाती के एक छोटे राज्य में चीनी राजदूत आए और उनका स्वागत वहाँ के आदिवासियों ने ज़मीन पर लेट कर किया, जिनकी पीठ पर चलकर वो अपने स्वागत मंच तक पहुँचे। तो लोगों ने कहा देखिए इससे चीन का नस्लवाद प्रमाणित होता है। तत्काल किरिबात के लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि हमारा पारंपरिक सांस्कृतिक आचरण है और किसी गोरे को ये कहने का अधिकार नहीं कि हम अपने घर में किस तरह का आचरण करते हैं और क्या करते हैं। तो चीन ने हाल के दिनों में मेरे ख्याल में असंतोष और आक्रोश पश्चिमी देशों के प्रति इस पूरे इलाके में भड़काया है। अब यदि आप देखें तो ये छोटे छोटे बिंदु हैं सुई के आलपिन की नोक जैसे, इनके ऊपर यदि आप रंग भरें तो लाल और काले, लाल वो जो समर्थन करते हैं पीकिंग का और जनवादी चीन का, और काले वो जो ताइवान के साथ हैं। तो पिछले 2-3 वर्षों में इनकी स्थिति बहुत तेजी से बदली है। बहुत सारे राज्य आज पीकिंग के पक्षधर हो चुके हैं और चीन का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ता चला जा रहा है। चीन ने लगभग सबको यह आश्वासन दिया है, वादे किए हैं कि अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता वो संरचनात्मक विकास के लिए वहां कर सकती है, उनके प्राकृतिक संसाधनों की उचित कीमत उन्हें देगी। मगर जो देखने लायक बात यह है कि चिंता तो लोग इसलिए हैं कि आज गुआम के हवाई सैनिक अड्डे पर हमला हो सकता है उत्तरी कोरिया के प्रक्षेपास्त्रों से। आज इन जगहों का जो सामरिक संवेदनशील महत्व है वो कई गुना बढ़ गया है। चीन के लिए ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ अपने नौसैनिक अड्डे बनाए। यदि वो एक उसकी मैत्रीपूर्ण सरकार यहाँ घोषित होती है जिनके साथ वो उसी तरह का साकार का समझौता करती है जैसा उसने श्रीलंका के साथ किया है, जैसा उसने अफ्रीका के कई देशों के साथ किया है, जिस मायाजाल में उसने पाकिस्तान को फंसाया है, तो 1 बेल्ट 1 रोड वाले तरीके में अगर यहाँ कुछ करते हैं तो यहाँ के इन छोटे छोटे स्वाधीन देशों से जो कहने को बहुत नगण्य है, सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, मगर यदि उनकी जो समुद्री सीमा रेखा है उसको देखा जाए, उनका जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसको मापा जाए, तो यहाँ भी भविष्य में उसी प्रकार के संघर्ष की संभावना प्रबल हो सकती है जैसे हमको दक्षिणी चीनी सागर में देखने को मिल रही है। अब जहाँ तक भारत का प्रश्न है उसकी निगाह अटकी रही है या तो फिजी पर
या अटकी रही है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक। उसने कभी इन छोटे छोटे सूक्ष्म देशों को देखा नहीं है। हाँ, एक बार ऐसा था कि एक भारतीय कानून अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कानून के प्राध्यापक सलाहकार थे नाउरू के राष्ट्रपति के, मगर वो कर मुक्त वेतन सेवा शर्तों के बाद वापस लौट गए और अब भारत के राष्ट्रहित का संवर्धन उनके वहां रहने से कुछ हुआ हो, ये कहना असंभव है। पड़ोस की दृष्टि से भी जो ये बहुत दुर्गम स्थान है, तो या तो आप ऑस्ट्रेलिया आएंगे या न्यूजीलैंड जाएंगे या हांगकांग आएंगे, फिर बरास्ता कहीं आप और जा पाएंगे। मगर भारत के लिए दूरी तो है, मगर जब से भारत ने ये तय किया है कि शिंजो एबे ने जो सुझाया था क्वाड वाला महत्वाकांक्षी एक अभियान, कि भारत, जापान, दक्षिणी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इस क्षेत्र में सक्रिय होंगे और चीनी हरकतों को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। मगर इसके सूत्रपात से आज तक गतिशील होने में काफ़ी देर हो चुकी है। कभी कभी सैनिक युद्धाभ्यास होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया भाग लेता है, कभी नहीं लेता है, कभी अमेरिका को साथ जोड़ने की बात होती है, कभी नहीं जोड़ने की बात होती है। हम उलझे रहे हैं चीन के कारण, हिमालयी सरहद पर उसके साथ मुठभेड़ के कारण, और ये चीज़ स्थगित होती चली गई है। तो हमको शायद तत्काल दोबारा इस ओर देखना होगा कि ये जगह भी हमारे लिए क्वाड के संबंध में महत्वपूर्ण है। हमको सिर्फ हुलसने की जरूरत नहीं कि हमारा नाम प्रशांत महासागर के साथ जुड़ गया है, वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहलाता है, या ये प्रशांत महासागर की परिधि अगली शताब्दी में हमारा इलाका होगी। मगर हमको सक्रिय होकर यहाँ क्या करना होगा वो देखना पड़ेगा कि जब भारत दक्षिणी चीनी सागर में सक्रिय होता है, वो वियतनाम हो या इंडोनेशिया हो या मलेशिया के आसपास हो, तो हमें सोचना पड़ता है कि चीन के साथ हमारे रिश्तों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चीन ने हमें उलझा रखा है हिमालयी सरहद पर, और प्रशांत हमें बहुत दूर की स्थिति लगती है। मगर आने वाले दिनों में शायद हमारे लिए प्रशांत क्षेत्र कम महत्वपूर्ण नहीं होगा। इसके कुछ संकेत मिलने लगे हैं। अभी हाल जो संयुक्त राष्ट्र सभा की आम सभा की बैठक हुई थी, उसमें वानुआतू के प्रवक्ता ने इंडोनेशिया से कहा था कि उसको अपने क्षेत्र में, जो उनका क्षेत्र है इरियान बारात वाला, पूर्वी पपुआ न्यू गिनी वाला, उसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन से रुकना चाहिए। कड़ा जवाब देते हुए इंडोनेशिया के प्रवक्ता ने कहा था वानुआतू को अपनी चिंता करनी चाहिए। अब वानुआतू की न आकार में, न आबादी में, न राजनीतिक सामर्थ्य में, न तकनीकी प्रगति में कोई तुलना इंडोनेशिया के साथ हो सकती है। इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है, मगर उसका ये पूर्वी इरियान पपुआ न्यू गिनी वाला छोर ऑस्ट्रेलिया के सरहद तक पहुंचता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में जो डार्विन का बंदरगाह है, जो उत्तरी क्षेत्र है, वो पोर्ट मोर्सबी जो पपुआ न्यू गिनी का स्वतंत्र देश है, वहां तक पहुंचता है। पापुआ न्यू गिनी की कुल आबादी न्यूजीलैंड से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमको ये विडंबना देखने को मिलती है कि जो फ्रांसीसी हैं वो यहाँ सक्रिय होना चाहते हैं, ब्रिटेन अपने अहंकार की तुष्टि के लिए अपने कुछ क्षेत्रों को यहाँ बरकरार रखना चाहता है, अमेरिका का वायुसैनिक अड्डा जो है वो यहाँ से हटने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। मगर चीन ने जब से सक्रिय होना शुरू किया है, तो यहाँ भी एक राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। वो समुद्र के ऊपर लागू होने वाले कानूनों को लेकर हो, समुद्र के गर्भ की संपदा के लिए हो, प्राकृतिक संपदा और खनिजों के लिए हो। इसके अलावा जो सामरिक संवेदनशीलता है कि इन स्थानों से आप किस तरह का नियंत्रण उपग्रहों का कर सकते हैं, अपनी विपक्षी पर नज़र रख सकते हैं, ये देखना होगा। और किस हद तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तैयार होते हैं इस बात के लिए कि अब तक जिस तरह का औपनिवेशिक प्रभुत्व उनका था, फ्रांस का था, वो बरकरार नहीं रहा। कुछ समय पहले ऐसा लगने लगा था कि ब्रेक्सिट की पेचीदा गुत्थी शायद धीरे धीरे सुलझ रही है। जहाँ तक बोरिस जॉनसन का सवाल था, वो धौंस धमकी जुआरी की तरह दाम लगाते जा रहे थे और कभी ये धमकी दे रहे थे कि यदि उनके प्रस्तावों को यूरोपियन यूनियन ने स्वीकार नहीं किया तो इसका नुकसान यूरोपियन यूनियन को होगा। उन्होंने एक आर्थिक सौदे का समझौता अमेरिका के साथ कर लिया था और ये दिखाया था कि उन्होंने जापान के साथ भी कुछ ऐसी पेशकश की है। और उनका तर्क हमेशा यह रहा है कि ब्रिटेन ने जब सदस्यता स्वीकार की थी यूरोपियन समुदाय की, तो उसने अपनी संप्रभुता के साथ कुछ समझौते किए थे और उसका नुकसान उसे लगातार उठाना पड़ा है। और वो बार बार ये बात दोहराते रहे हैं कि चाहे वो एक साझे की मुद्रा हो यूरो, चाहे वो पारगमन के कानून हो बिना बाधा के, इसका नुकसान ब्रिटेन को उठाना पड़ा है। अगर आप देखें तो हकीकत इससे बहुत फर्क है। न तो यूरो मुद्रा समुदाय का सदस्य ब्रिटेन बना था और उसका अपना वीसा शेंगेन वीसा के अलावा हमेशा रहा था। हाँ, कानूनों के मामले में, मानवाधिकारों के मामले में, आर्थिक मानकों के बारे में, प्रामाणिक मान्यताओं के बारे में उसने कुछ समझौते यूरोपीय समुदाय के साथ किए थे। अब जो दो अब तक उलझे सवाल थे उनमें एक था मछली पकड़ने वाला और एक था
आयरिश बैकस्टॉप वाला कि आयरलैंड को, उत्तरी आयरलैंड को, यदि वह सदस्य रहना चाहता है यूरोपीय समुदाय का, तो किस तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस संकट के कारण एक ब्रिटेन की एकता पर यूनाइटेड किंगडम की भी खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि स्कॉटलैंड के और वेल्स के जो आर्थिक हित थे वो ब्रिटेन के हितों से मेल नहीं खाते थे, और जो यूरोपीय समुदाय के नागरिक ब्रिटेन में रहते थे, जो ब्रिटेन के नागरिक यूरोपीय समुदाय के देशों में रहते थे, उनके अधिकारों का क्या होगा, उनके झगड़ों विवादों का निपटारा कैसे होगा, किन अदालतों में होगा, इसको लेकर सवाल बचे हुए थे। बोरिस जॉनसन का हमेशा यह मानना था कि यदि वो पहले पलक यूरोपीय समुदाय के नेता झपकाएंगे तो बड़े लंबे चौड़े प्रस्ताव देते रहे, जिनको खारिज करते रहे यूरोपीय समुदाय के नेता। इस बार उन्होंने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है, वो ये है कि राज्य क्या अनुदान या क्या सहायता अपने उद्योगों की कर सकता है। यूरोपीय समुदाय इस मामले में बड़ा कड़ा रवैया अपनाता है कि एक समतल मैदान होना चाहिए। यूरोपीय समुदाय के सभी देशों को अपने उद्योगों को, अपने कृषकों को कोई ऐसे अनुदान या अंशदान नहीं देने चाहिए जिससे उनको प्रतिस्पर्धा में नाजायज़ लाभ मिलता हो। मगर जहाँ तक ब्रिटेन का कहना है, उसका कहना है कि वो जिस तरह का अनुदान या अंशदान या सब्सिडी अपने कृषकों को, अपने दूध उत्पादकों को देता है, अपनी हाईटेक उद्योग धंधों को देता है, वो लगभग आधा है उस अनुदान के जो फ्रांस और जर्मनी अपने कृषकों, वाइन बनाने वालों को या अपनी परिष्कृत औद्योगिकी को देते हैं। उनका कहना है कि यही सब काम तो अमेरिका भी करता है, और अमेरिका में जो नोबेल प्राइज़ पुरस्कार विजेता स्टिल्गिट्ज़ अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बात बेहिचक स्वीकार की है कि अमेरिका कुछ प्रच्छन्न, कुछ अप्रत्यक्ष अंशदान भी देता है, कृषकों को तो देता ही है वो, मगर कुछ ऐसे जो उद्योग धंधे हैं जैसे विमान बनाने वाले, प्रक्षेपास्त्र बनाने वाले, रॉकेट बनाने वाले, इनको रक्षा मंत्रालय, वहाँ का रक्षा विभाग या नासा बड़े बड़े कई खरब डॉलर के ऐसे शोध परियोजनाएं स्वीकार करता है जो एक तरह से उनके काम को अंशदान देना या सहायता देने वाला ही होता है, जिसका लाभ वहाँ के उद्योग धंधे ही उठाते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे। यही बात वो स्वीकार करते हैं दवाई उत्पादकों के बारे में भी, कि जो नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट है उसकी बड़ी बड़ी ग्रांट्स होती हैं, और ये ग्रांट्स भी विश्वविद्यालयों को जाती हैं जिनका बड़ा घनिष्ठ संबंध उद्योग धंधों के साथ रहता है। ये नज़र नहीं आती, मगर ये भी आंशिक अंशदान ही है। लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह का रिश्ता चीन का अपने उद्योगों से और सरकार के साथ है, जिस तरह की अंशदान उनको चीन में मिलते हैं या रूस में मिलते हैं, उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्यवस्था में हम ये बात नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि अंशदान के बिना कोई काम कर सकता है। और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि कोविड के इस दारुण महामारी की चपेट के काल में, जब संसार भर की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है, क्या हम रोजगार पैदा कर सकते हैं? क्या हम आर्थिक स्वास्थ्य वापस दिला सकते हैं अर्थव्यवस्था को बिना किसी राज्य के हस्तक्षेप के? स्टिल्गिट्ज़ ने ये टिप्पणी भी की जो बड़ी रोचक और विचार उत्तेजक है कि जब 2008 में वित्तीय संकट पूरे विश्व में फैला था, तो उस समय बैंकों को और वित्तीय संस्थाओं को बचाने के लिए राज्य ने बड़े पैमाने पर उनमें पूंजी निवेश किया था। अब यदि आप बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करते हैं राज्य के इस योगदान से, और बैंक ये तय करता है कि वो किसको उधार देगा, किस उद्योगपति को देगा, तो एक तरह से आंशिक अंशदान राज्य द्वारा ही दिया माना जाना चाहिए। ये सवाल हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में जो लोग बेरोजगार हुए हैं, जो आर्थिक मंदी की चपेट में आए हैं, वो क्या आशा अपेक्षा कर सकते हैं सरकार से, और सरकार क्या कुछ कर सकती है उनके लिए किन सीमाओं तक, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य जुड़ा है अनिवार्यतः यूरोपीय समुदाय के आर्थिक स्वास्थ्य के साथ, ब्रिटेन के आर्थिक स्वास्थ्य के साथ, अमेरिका के आर्थिक स्वास्थ्य के साथ, और एक सीमा तक चीन के आर्थिक स्वास्थ्य के साथ, आसियान देशों के आर्थिक स्वास्थ्य के साथ। अब यहाँ पर एक विचित्र बात और है कि जब हम इन आर्थिक सहायता अनुदानों की बात करते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं ये बात दोबारा सोचनी पड़ेगी कि ऐसे कौन से उद्योग हैं जिनको प्राथमिकता इस धंधे में मिलनी चाहिए। जो इस समय जो प्रमुख सलाहकार बोरिस जॉनसन के हैं, डोमिनिक कमिंग्स, उनका मानना है कि मार्गरेट थैचर ने भले ये कहा हो कि उद्योग धंधों को राज्य से सहायता की आशा नहीं करनी चाहिए, या तो वो तैरें या वो डूब जाएं। और जैसे जब बड़ी मोटर कंपनी लेलैंड थी ब्रिटेन की, उसको करीब $1 खरब से ज़्यादा अनुदान दिया जा चुका था पिछले 7-8 वर्षों में, और वो तब भी दिवालियेपन से नहीं बच सकी थी, तो उस कंपनी को
ध्वस्त हो जाना पड़ा। और इसी तरह जगुआर कंपनी है जिसको टाटा ने खरीद लिया, जो एमजी कंपनी है जिसको चीन ने खरीद लिया। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अहंकार से मुक्त होकर हमें इस मामले में सोचने की ज़रूरत है। मगर जो वर्तमान सलाहकार बोरिस जॉनसन के डोमिनिक कमिंग्स हैं, उनका कहना है कि आज संसार में यदि ब्रिटेन को ताकतवर बना रहना है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहना है, तो उसे आर्थिक अनुदान उन उद्योगों को देना पड़ेगा जो कटिंग एज सूर्योदयी उद्योग हैं, जो हाईटेक के हैं, जहां जोखिम बहुत बड़ा है, असफलता बहुत होती है, मगर सफलता से आप मालामाल हो सकते हैं, जो चीन प्रमाणित कर चुका है, जो दक्षिण कोरिया प्रमाणित कर रहा है, जिस बुनियाद पर अमेरिका की आर्थिक सत्ता टिकी हुई है। तो ये तर्क भारत के लिए भी है कि इनको यदि आप अधिक मात्रा में आर्थिक अनुदान देते हैं, अंशदान देते हैं, तो क्या निश्चित रूप से इससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है। जो कम आबादी वाले पश्चिमी संपन्न देश हैं, उनके लिए चुनौती उतनी विकट नहीं है जितनी भारत के लिए, जहां आबादी बहुत बड़ी है और जहां उतनी परिष्कृत टेक्नोलॉजी का प्रयोग अभी नहीं होता है। मगर यदि विश्व की अर्थव्यवस्था को आर्थिक चपेट से बचाना है, मंदी से, तो हमको नागरिक विमान सेवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, पर्यटन के बारे में सोचना पड़ेगा, मेजबानी उद्योग के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये जो सेवाओं वाला क्षेत्र है, इसको जब हम अनुदान देते हैं तो शायद रोजगार भी पैदा होता है और जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर संबंध है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, वो भी जुड़े होते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, हाल में चर्चित होते रहे हैं अपने विवादास्पद बयानों के लिए, और इस बार भी पिछले हफ्ते उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। उनके एक भाषण की जिसकी बड़ी प्रतीक्षा उनके देशवासियों को थी, उन्होंने कहा कि इस्लाम आज संकटग्रस्त है और इस्लाम के कारण ही संसार के अनेक देशों के लिए कठिन सामरिक और आर्थिक चुनौतियां पैदा हो रही हैं, सांस्कृतिक भी। पहले भी मैक्रोन ये बात कह चुके हैं कि शार्ली एब्दो नाम की जो व्यंग्य चित्रकारी की पत्रिका थी, जिसके ऊपर हमला इस्लामी जिहादियों ने किया था, उससे वो घबराने वाली नहीं है। फ्रांस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता घटेगी नहीं, फ्रांस अपनी धर्मनिरपेक्षता में कोई समझौता नहीं करेगा। यदि इस्लामी नागरिक वहाँ रहना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, मगर वो हिजाब नहीं पहन सकते, वो अपने धर्म का प्रचार करने वाले कोई प्रतीक चिन्ह अपने ऊपर नहीं लगा सकते। हाँ, ये स्वीकार करना पड़ेगा। यही पाबंदी उन्होंने रोमन कैथलिक नागरिकों पर भी लगाई है जो क्रॉस धारण नहीं कर सकते हैं और सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का कोई ऐसा प्रतीकात्मक प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। मगर एक तरह से ये बात इस समय आबेल मुझको मार वाली, भड़काने वाली कही जा सकती है, क्योंकि मैक्रोन ने जब भी तुर्की से उनकी मुठभेड़ होती है तो तब भी उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि वो इस्लामोफोबिया, इस्लाम द्वेष को एक तरह से भड़का रहे हैं। और यूरोप में जिस तरह का नस्लवादी, ईसाइयत वाला, गोरों की सर्वोच्चता वाली एक मानसिकता, नियो नाजी, नव नाजीवाद जिसे कहते हैं, वो बीच बीच में हिंसक रूप से प्रकट हो रहा है, तो वो एक तरह से भड़का रहा है उन जवाबी हमलों को जिसमें कुछ जिहादी इस्लामी आतंकवादी तत्व सक्रिय हो जा रहे हैं। मगर इस बार जब उन्होंने ये बयान दिया है, उस बयान की एक पृष्ठभूमि है कि फ्रांस ने कुछ समय पहले लेबनान में जब वो धमाके से ध्वस्त हुआ था, जाकर ये पेशकश की थी कि वो लेबनान के और पुनर्निर्माण के लिए, बेरूत के पुनर्निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देंगे। मगर तब भी उनका अहंकार, उनकी औपनिवेशिक मानसिकता इससे झलकी थी जब उन्होंने कहा था कि फ्रांस ये मदद तो करेगा मगर उसको लेबनान को अपनी सरकार बदलनी होगी और ये फ्रांस तय करेगा कि कौन सरकार भ्रष्ट नहीं है, कौन सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकती है। तब भी लोगों को लगा था कि उसमें उनका क्या, भले उस समय जो लोग आहत थे उनमें से कुछ लोगों ने ये मांग भी की थी कि फ्रांस लौट आए, उसको बचाए भ्रष्ट सरकार से लेबनान को। मगर ये बात आज 21वीं सदी के पूर्वार्ध के समाप्त होते होते पहले चरण के कोई स्वीकार नहीं करेगा कि बचाने के लिए औपनिवेशिक शक्ति ही वापस अपने किसी उपनिवेश में लौटे। यही तेवर मैक्रोन के देखने को मिल रहे हैं उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के छोर पर, साहिल देशों में और फ्रांसीसी बोलने वाले अफ्रीकी उपनिवेशों में। तो कहीं ना कहीं मैक्रोन को इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है कि उनकी औपनिवेशिक मानसिकता, उनका गौरांग अहंकार किस हद तक जिम्मेदार है उस मुठभेड़ को बढ़ाने में जिसको लोग सभ्यताओं की, संस्कृतियों की मुठभेड़ कहते हैं। भारत के संबंध बहुत मधुर हैं फ्रांस से, बहुत मधुर हैं जर्मनी से। फ्रांस के साथ बड़े पैमाने पर लड़ाकू जहाज खरीदने का सौदा भी हमने किया है, भविष्य में भी ये सौदा और परिष्कृत हो सकता है। और यदि चीन के ऊपर हम अपनी निर्भरता हटाएंगे तो हमारी निर्भरता या परस्पर निर्भरता फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन समुदाय पर बढ़ेगी। इस सबको देखते हुए हमें इस विषय में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।
जापान के नव नियुक्त प्रधानमंत्री सुगो ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि उनका पहला दौरा दक्षिण पूर्व एशिया में होगा और वो वियतनाम में होगा और इंडोनेशिया में होगा। इससे पहले जब भी कोई प्रधानमंत्री नवनिर्वाचित नियुक्त होता था तो उसका पहला दौरा संयुक्त राज्य अमेरिका में होता था, ये रेखांकित करने के लिए कि खास रिश्तेदारी जापान की अमेरिका के साथ है, सामरिक आर्थिक मैत्रीपूर्ण। अब जब से ट्रंप सत्तारूढ़ हुए हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जितने सैनिक साझेदार अमेरिका के थे उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो अपनी प्रतिरक्षा का खर्च खुद उठाएंगे। ये बात शिंजो एबे के कार्यकाल में ही शुरू हो गई थी। तो सुगा साहब शायद अब ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी प्राथमिकता में भी हमारा निकटवर्ती पड़ोस कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसके दोनों पक्ष हैं। एक सामरिक पक्ष है कि दक्षिण चीनी सागर को चीन अपना तालाब समझता है, वहाँ ये 9 डैश के मानचित्र प्रकाशित करता है और इसी तरह के वो दावे करता है शिनकाकू द्वीप समूह में उत्तरी जापानी सीमा के पास, और वो प्रताड़ित करने की, उत्पीड़ित करने की, आशंकित करने की कोशिश करता रहता है उत्तरी कोरिया के माध्यम से दक्षिणी कोरिया और जापान को। तो जापान एक सीमा तक इस बात को जानता है कि भले ही उसकी एक मैत्री सैनिक सहकार संधि अमेरिका के साथ है, मगर उस पर भरोसा कर वो आज निरापद दीर्घकाल तक नहीं बैठ सकता है। इसका एक आर्थिक पक्ष भी है कि जब से चीन के विरुद्ध एक आर्थिक व्यापार युद्ध छेड़ा है अमेरिका ने, और ये चेतावनी अपने मित्रों को दी है कि जो देश चीन के साथ उसके लगाए प्रतिबंधों का उल्लंघन करेंगे उनके प्रति भी कोई कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह के प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं, इसी तरह के प्रतिबंध ईरान पर लगाए गए हैं, वेनेजुएला पर लगाए गए हैं। मगर चीन वाले प्रतिबंध जो हैं वो, चूँकि चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था है, उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। और चीन में जो विदेशी कंपनियां काम कर रही थी उन्होंने चीन की स्थिति की, राजनीति की अस्थिरता को देखते हुए, अस्थिरता चीन की दृष्टि में नहीं मगर अमेरिका और चीन के रिश्तों में अस्थिरता को देखते हुए अपना कुछ कामकाज वहां से समेटना शुरू किया है। कुछ कंपनियां थाईलैंड में आई हैं, कुछ कंपनियां वियतनाम में आई हैं, कुछ कंपनियां इंडोनेशिया तलाश कर रही हैं, कुछ को ताइवान अच्छा नजर आ रहा है। जाहिर है कि इनमें से कोई भी कंपनी जापान की ओर नहीं देखेगी क्योंकि जापान का श्रमिक महंगा है, वहाँ इस तरह की गुंजाइश नहीं है। मगर एक त्रिपक्षीय सहकार की गुंजाइश इन सभी देशों में बनती है जहां जापान वियतनाम में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में ये कोशिश कर सकता है कि वो जिसे सप्लाई चेन कहते हैं वो आपूर्ति की श्रृंखला कहीं टूटे नहीं और जापान का योगदान उसमें हो सके। एक छोटी बहुत अड़चन जो इस मार्ग में थी वो ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने जब कब्जा किया था इन देशों पर तो उसकी कुछ उत्पीड़क गतिविधियों के कारण, कुछ मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के कारण जापान को कुछ समय के लिए परहेज करना पड़ा था यहाँ बहुत एक सक्रिय राजनय या सक्रिय आर्थिक नीति अपनाने में। मगर आज यदि आप देखें तो जापान अपने उन युद्ध अपराधों के लिए माफ़ी मांग चुका है। उस काल के लिए वो बात 75 साल पुरानी है और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इतिहास हमेशा विजेता लिखता है। जापान की यदि हार नहीं हुई होती तो शायद हमें वो इतिहास में अध्याय पढ़ने को मिलते जिनमें हमें ये सुनने को मिलता कि क्या अत्याचार अंग्रेज़ों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने अपने युद्ध अभियान के दौरान स्थानीय जनता पर किए थे, और जो वर्षों पुराना उनका उत्पीड़न औपनिवेशिक शासक के रूप में था उसकी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। न हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है। जापानी स्वाभिमानी देश है तो वो अपने युद्ध के शहीदों का आदर करता है, उनका तिरस्कार नहीं करता, उन पर लीपापोती नहीं करता। मगर आज वो फिर से सक्रिय हो सकता है। उसके ऊपर आर्थिक साम्राज्यवाद का आरोप जो एक ज़माने में 70 के दशक में लगाया जा सकता था जब सोनी कंपनी, सुजुकी कंपनी, मित्सुबिशी बैंक आदि सक्रिय थे इस इलाके में, वो आज लगाना असंभव है। तो आज यदि जापान के प्रधानमंत्री इस ओर देख रहे हैं तो उनके लिए वो पश्चिम की ओर देखो, पश्चिम की ओर काम करो वाली स्थिति है और भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत यदि देखता है तो इस पूरे क्षेत्र में जहां वो क्वाड की परिकल्पना कर रहा है, जिसकी परियोजना शिंजो एबे ने ही बनाई थी कि जापान, अमेरिका और भारत प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय हों और चीन के आक्रामक विस्तारवाद को संतुलित करें, तो हमें शायद जापान की इस पहल को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि आप अब दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों को देखें तो आसियान के 10 देशों में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारी भारत की राष्ट्रीय हितों का दीर्घकालीन सन्निपात होता है और सामरिक और आर्थिक सहकार की संभावना
प्रबल है। यदि आप म्यांमार को देखें तो वहाँ एक तरह की असमंजस में भारत की नीति रही है। आंग सान सू की का किस हद तक समर्थन करे, अपने राष्ट्रहित का अति यथार्थवादी विश्लेषण करते हुए सेना का साथ कितना दे, पूर्वोत्तर में जो बगावत है उसके लिए हम उनसे कितनी मदद लेते हैं, जो रोहिंग्या वहाँ से राखीन प्रदेश से बांग्लादेश में और भारत में आ रहे हैं उनके प्रति हमारा क्या रवैया हो। तो वहाँ हमको शायद सतर्क रहने की ज़रूरत है। मलेशिया जो दूसरा बड़ा देश है जहाँ बड़ी संख्या में भारतीय मूल के नागरिक रहते थे, उनका रवैया भारत के विरुद्ध लगभग कट्टरपंथी इस्लाम के प्रसार के कारण निरंतर होता रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री महातिर तो निश्चित रूप से भारत द्वेषी थे। जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो एक बड़े वित्तीय घोटाले में फंसे हैं। मगर कुल मिलाकर वहाँ जो भी कोई नया कांड शुरू होता है उसमें लगता है कि भारत के प्रति कोई सहानुभूति का भाव वहाँ नहीं है। अभी हाल जो एक बड़ी मलेशियाई कंपनी है जो ताड़ का तेल बनाती है, पाम ऑयल बनाती है, जिसका एक बड़ा आयात भारत करता था, वो आरोपी पाई गई है बथुआ मजदूरों के मानवाधिकारों के हनन की। और इन बथुआ मजदूरों में बागानों में काम करने वाले बहुत सारे असमर्थ वंचित भारतवंशी ही थे। अब भारत ये सोचता है कि हम ही सिर्फ पाम ऑयल का आयात करते हैं, मगर इसका उपयोग उद्योगों में होता है, चिकनाई के रूप में होता है, साबुन बनाने के लिए होता है। तो कुल मिलाकर मलेशिया में जो घटनाक्रम हो रहा है और मलेशिया जिस तरह के दबाव में चीन के है, उत्तरी बोर्नियो में अपनी साबा प्रांत, सारावाक प्रांत और मैत्रीपूर्ण देश ब्रुनेई की सुल्तनत के कारण ऐसा नहीं जान पड़ता कि भारत के प्रति उसका रवैया निकट भविष्य में बदलने वाला है। वो जाकिर नायक का प्रत्यार्पण करने में ढील ढाल बरतता रहा है और भारत के विरुद्ध टिप्पणियां करता रहा है, कभी जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक बदलाव को लेकर तो कभी मानवाधिकारों को लेकर। अब यदि आप देखें तो कमोबेश यही स्थिति हमको देखने को मिलती है कंबोडिया और लाओस में। कंबोडिया जहाँ जिसके सदियों पुराने भारत के साथ सांस्कृतिक रिश्ते थे, अंकोर वट का जैसा महान विशालकाय मंदिर वहाँ था जिसमें अप्सराएं, विष्णु और शिव की मूर्तियां उत्कीर्ण थीं, मगर आज वो लगभग पूरी तरह से चीन का उपनिवेश बनता नजर आ रहा है। वहाँ सिम बंदरगाह में चीन ने जो अमेरिकी सहायता से बनी नौसैनिक सुविधाएं थी उनको नष्ट कर दिया है। वो वहाँ अपनी नौसैनिक सुविधाएं बना रहा है। कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिसमें चीन ने अपने पर्यटकों के लिए नगर निर्माण किया है। कई कंपनियों का काम घटिया निकला है, बिल्डिंगें ध्वस्त हुई हैं, चीनी भी मरे हैं, कंबोडियाई भी मरे हैं। मगर इस सबके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर इतना वादा दिया है आर्थिक सहायता को कंबोडिया को चीन ने कि कंबोडिया आज लगभग भारत से दूर चीन की गोद में बैठा है और लाओस की स्थिति उसके पड़ोस में इससे ज़्यादा बेहतर भारत के पक्ष में नहीं है और उन दोनों के साथ आर्थिक सहकार की संभावनाएं बहुत कम है। तो अब देश बचते कौन है? फिलीपींस तो आज ये मानने को तैयार नहीं कि उसके अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध थे। दुतार्ते जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो तुनक मिजाज तानाशाह हैं और वो ये अपने देशवासियों को बता चुके हैं कि चीन के सामने हम खड़े नहीं हो सकते, चीन के साथ हमें कुछ न कुछ समझौता करना ही होगा। और अब इसके बाद जो देश बचे रहते हैं वो थाईलैंड है, सिंगापुर तो कमोबेश चीन की तरफ ही उसका झुकाव रहता है और वो उस तरह का देश नहीं है जिसके साथ भारत बड़े पैमाने पे कोई आर्थिक सहकार औद्योगिक कर सकता हो। न सिंगापुर की नज़र में भारत इतना बड़ा वित्तीय ग्राहक है कि वो हांगकांग से विस्थापित होने वाली, हस्तांतरित होने वाली वित्तीय संस्थाओं को सिंगापुर जब लाएगा तो भारत की कोई भूमिका उसमें रहेगी। तो बचे रहते हैं इंडोनेशिया और वियतनाम। हमें लगता है कि जापानी प्रधानमंत्री की इस दक्षिण पूर्व एशिया यात्रा को भारतीय विदेश मंत्रालय ने गंभीरता से लेना चाहिए और हम क्या जापान के साथ वियतनाम और इंडोनेशिया में कोई ऐसा सहकारी आर्थिक कार्यक्रम और सामरिक समझौता कर सकते हैं जो सैनिक समझौता न हो मगर दूरदर्शी सामरिक समझौता हो, जहां टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण हो, जहां आर्थिक विकास की संभावनाएं हों और क्षेत्रीय शक्तियां जो अपने अपने क्षेत्र में ऐतिहासिक विरासत की उत्तराधिकारी हैं, इंडोनेशिया हो या भारत हो, जहाँ कोई टकराव भी सांस्कृतिक वैमनस्य का नहीं है। भले वो इस्लामी बहुल आबादी वाला देश है मगर भारत में भी बड़ी पैमाने पर मुसलमान रहते हैं और उनके बीच भी एक संवाद की गुंजाइश वहाँ है जिसकी गुंजाइश आज के मलेशिया में नज़र नहीं आती है। तो हमें लगता है कि हमें इस यात्रा को, इसका मूल्यांकन गंभीरता से करना चाहिए। भारत चीन वार्ता का एक और दौर समाप्त हो गया है हिमालयी सरहद पर और कोई भी प्रगति नहीं हो सकी है। इसकी आशा भी नहीं थी। इस बार चीन ने एक नई गुत्थी उलझाने की कोशिश की है। चीनी प्रतिनिधि का कहना था कि
सीमा के मामले में वो उसी प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे जो चौ एन लाई ने 1959 में नेहरू के सामने रखा था। नेहरू ने इसे अस्वीकार कर दिया था। यदि आज भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो इसका अर्थ ये होगा कि लगभग वो चीन के उस सारे दावे को स्वीकार करता है जो अक्साई चिन पर है, जो सिक्किम में है, जो उत्तराखंड में है, जो इस पूरे हिमालयी सरहद में अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। चीन सिरे से खारिज करता है मैकमोहन सीमा रेखा को, सिरे से खारिज करता है तिब्बत के साथ बरतानवी औपनिवेशिक शासकों के संधि को, शिमला समझौते को, और फिर घूम फिर कर बात वहीं पहुंचती है कि जिस टकराव के कारण भारत और चीन का सीमा युद्ध 1962 में हुआ था, चीन घुमा फिरा कर बात वहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर ये तो 100 दिन चले 2.5 कोस वाली बात भी नहीं है, ये तो 1 कदम आगे बढ़े और 2 कदम पीछे हटे वाली बात है। तो समझ में ये नहीं आता है कि इन वार्ताओं का आखिर अर्थ क्या है। कभी स्थानीय स्तर पर कमांडर वार्ताएं करते हैं, कभी संयुक्त सचिव वार्ता करते हैं विदेश मंत्रालय के, कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वार्ता करते हैं, कभी विदेश सचिव करते हैं, कभी विदेश मंत्री करते हैं। और शी और प्रधानमंत्री के बीच में 18 बैठकें हो चुकी थी जब इस तनाव का विस्फोट एक सैनिक मुठभेड़ में हुआ। तो हमें शायद ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि चीन ने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और अब हम चीन की किसी भी बात पर, किसी भी तर्क पर, किसी भी आश्वासन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अभी हाल ही में वो सेना नायक बदले गए हैं, अब वो आगे वार्ताओं में हिस्सा लेंगे। इसके पहले भी वो वार्ताओं में हिस्सा ले चुके थे, मगर जो अधिकारी सचिव स्तर का आता है विदेश मंत्रालय से वो भी बदलता रहता है। मगर ये सारी बातें इस पर निर्भर नहीं करती कि कौन बदलता रह सकता है। ये एक ऐसा मुद्दा है कि आप कब तक इस बात को टालते रहेंगे कि ऐसा क्षेत्र है जहां सीमा रेखा का निर्धारण हो ही नहीं सकता। 100 साल पहले नहीं हो सकता हो शायद शिमला समझौते के समान। आज उपग्रह के चित्र सुलभ हैं, आज कौन कहाँ किसके सैनिक ठिकाने हैं वो जगह सबको पता है, और कौन धक्का मुक्की कर रहा है, कौन विस्फोट कर रहा है, कौन विस्फोटक स्थिति पैदा कर रहा है, ये सब तैयार हो जाता है। हमें लगता है कि चीन का प्रयास ये है कि इस इलाके में सैनिक जमघट को घटाया न जाए, भारत के ऊपर भयंकर आर्थिक बोझ पड़ने दिया जाए, और जाड़े के महीने में भी चीन एक मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने के लिए जो पहले प्रचार करता था कि भारत यहाँ नहीं टिका रह सकता, आज चीन समझ गया है कि भारत ने इतनी जबरदस्त प्रतिरोध उसके आक्रामक गतिविधियों का किया है कि आज वो सन 1962 की बात नहीं करता कि 1962 जैसा कोई सबक वो भारत को सिखा सकता है। मगर हमें भी ये बात स्वीकार करनी होगी कि हम अपने मीडिया को देखें या उनके राज्य पोषित मीडिया को देखें, दोनों जगह खबरें इस प्रकार की छपती हैं कि मानो एक धीमा युद्ध शुरू हो गया हो, लड़ा जा रहा हो, युद्धक विमान उड़ाने भरते हैं, बख्तरबंद हेलीकॉप्टर उड़ाने भरते हैं, प्रक्षेपास्त्रों का विश्लेषण किया जाता है, टैंक वहाँ तैनात किए गए हैं, और लगभग 1 अरब रुपए रोज का खर्च भारत को अपनी सेना को वहाँ रखने में निरंतर आ रहा है। तो ये आर्थिक बोझ आखिर हमारी आर्थिक व्यवस्था को जो कोविड के कारण चरमरा रही थी, कब तक हम इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। और चीन का प्रयत्न रहेगा कि हमारा ध्यान बढ़ जाए प्रशांत महासागर से, जहां हम क्वाड में सक्रिय होना चाहते हैं जापान और दक्षिण एशियाई देशों के साथ। चीन हमारा ध्यान भटकाना चाहता है उस घेराबंदी से जो वो कर रहा है तुर्की और पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलकर मध्य एशिया में, और हमारे पश्चिमी सीमांत पर अफगानिस्तान अस्थिर है जहां पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ रहा है। हमको शायद ध्यान इस पर और देना चाहिए जो हमारा बिल्कुल जुड़ा हुआ पड़ोस है। और नेपाल की बात तो छोड़ दीजिए, वहाँ भारत के प्रति दुष्प्रचार दुर्भावना जो है वो शायद ओली जी के रहते दूर नहीं होगी। ये नेपाली स्वयं तय कर लें कि चीन उनका अच्छा मित्र है या भारत उनका अच्छा मित्र है। भारत को वहाँ हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। चीन के साथ सीमा विवाद स्वयं नेपाल का शुरू हो चुका है। मगर श्रीलंका से हाल में जो प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की थी, उसमें जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुई उसमें बहुत सारी अच्छी बातें थी, मगर उसमें भारत की तरफ से जो बात कही गई थी कि वहाँ अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, वहाँ उनको जनतांत्रिक अधिकारों का हस्तांतरण किया जाएगा, इसके बारे में ये संयुक्त विज्ञप्ति मौन धारण कर रही थी। मगर हमारा मानना है कि जब तक श्रीलंका में भारत की नीति तमिल राजनीति के प्रभाव में रहेगी तमिलनाडु के, तब तक बंधक रहेगी और हमारे राष्ट्रहितों का ठीक से निर्वाह वहाँ नहीं हो सकेगा। वो एक ऐसा देश है जहाँ हम्बनतोता बंदरगाह में चीन ने प्रवेश किया है, लीज ग्रहण कर ली है, अपने कर्ज के बोझ से उस देश को दबाया हुआ है। वहाँ दोबारा जगह बनाने में हमें काफ़ी समय लगेगा। लगभग यही स्थिति म्यांमार में है। भारत तय नहीं कर पाता है कि क्या आचरण करे ऑंग सान सू की के साथ, रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ। मगर मुझे लगता है कि जो उससे भी महत्वपूर्ण बात है वो बांग्लादेश के बारे में है। बांग्लादेश में
निरंतर मैत्रीपूर्ण नेतृत्व रहा है शेख हसीना का भारत के पक्ष में। हमने नाहक उनको अप्रसन्न और आकृष्ट किया है वो नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर, कानून को लेकर, और कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग उनके प्रति कर। आज वो संकटग्रस्त हैं, बाढ़ से पीड़ित हैं। वहाँ 1,40,000 45,000 बांग्लादेशी जो श्रमिक थे वो सऊदी अरब से कोविड के कारण लौट के आए हैं। वहाँ जो कपड़ा बनाने वाली जूट के कारखाने थे वो बंद हुए हैं, 25-30,000 श्रमिक वहाँ बेरोजगार हुए हैं। तो भारत को शायद ये मौका मिल रहा है कि इस समय वो उस बोझ का साझा करे बांग्लादेश के साथ और अपनी सद्भावना को बिना किसी अहंकार के प्रदर्शन के वहाँ बढ़ा सके। तो यदि ऐसा होता है तो बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ जब भारत के रिश्ते पुख्ता होते हैं तो जो चीन का प्रयास पाकिस्तान तुर्की के साथ पश्चिम में हमको घेरने का है वो असफल हो जाएगा। इस सप्ताह के लिए इतना ही। कुछ चीज़ें हैं जिनका उल्लेख बचा रह गया है, जैसे उत्तरी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अभियान के बिल्कुल बीचों बीच राष्ट्रपति पद के पुनर्निर्वाचन के उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना परीक्षण पॉजिटिव आया है, यानी वो संक्रमित हैं और वो अब अस्पताल में भर्ती हैं। अब कई बार लोग ये कहते हैं कि आखिर हमें भारतीयों को और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों को क्या गरज पड़ी है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों को देखने की। मगर अमेरिका एक परम शक्ति है, चरम शक्ति है, महाशक्ति है, और उसके राष्ट्रपति चुनावों का असर देर सवेर, उसकी नीतियों का असर कहीं ना कहीं दुनिया के हर छोटे बड़े देश पर, पास पड़ोस के और दूर दराज के, पड़ना अनिवार्य है। और अमेरिका की नीतियों पर, वैक्सीन के आविष्कार पर, उसके प्रसार आदि पर पड़ेगा। इसके बारे में हम रोककर विचार करेंगे। 10-15 दिन बाद शायद इस विषय का चर्चा अधिक उपयुक्त होगा। नमस्कार, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।